हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे ही होंगे। तो सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। ठीक है, तो जैसे हम डेली एक मोटिवेशनल कोड के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं, आज भी हम सेम वैसे ही करेंगे। जो आपको दिखाई दे रहा होगा कि सक्सेस की सबसे खास बात क्या होती है। सक्सेस की सबसे खास बात होती है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। ठीक है, जो लोग मेहनत करते हैं उन्हें सफलता अवश्य ही मिलती है। ये 100% श्योर है। ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सफलता देर से मिलती है, लेकिन मिलती ज़रूर है। ठीक है, तो ये हमारा मोटिवेशनल कोड क्या है कि सक्सेस की, सफलता की सबसे खास बात क्या है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। तो इसी कोड के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारा टॉपिक चला हुआ है रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें मैंने कल आपको बताया था ब्लड के बारे में कि ब्लड का निर्माण कैसे होता है, ब्लड स्टोर कहाँ पे होता है। ठीक है, ब्लड के कार्य क्या क्या होते हैं और ब्लड के भाग कितने होते हैं। ठीक है, मैंने उसमें आपको बताया था कि ब्लड स्टोर कहाँ पे होता है, प्लीहा में होता है, स्प्लीन में होता है। और उसे स्प्लीन को क्या कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। फिर मैंने आपको बताया था कि एक मेल में और फीमेल में कितना ब्लड होता है तो मेल में होता है 5.5 लीटर और फीमेल में होता है 5 लीटर। ठीक है, ये मैंने आपको ये बताया था कि इसका निर्माण कैसे होता है। मतलब एक वयस्क व्यक्ति में जो ब्लड बनता है वो कहाँ पे बनता है, और एक भ्रूण में जो बच्चा माँ के गर्भ में होता है उसमें कहाँ पे बनता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको कल बता दी थी। आज उसमें लास्ट फंक्शंस थे जो ब्लड के, उसमें लास्ट में जो एक पॉइंट आया था उसमें आया था रक्त का थक्का जमना। ठीक है, मैंने आपको कल बोला था कि रक्त का जो थक्का जमता है उसके बारे में मैं आपको अलग से डिफ़ाइन करके बताऊंगी कि किस प्रकार क्लॉटिंग ऑफ ब्लड होता है, यानी रक्त का थक्का कैसे जमता है। तो आज हमारा टॉपिक क्या है? रक्त का थक्का जमना, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड बोलते हैं। नोट डाउन करते चलेंगे मेरे साथ साथ। ठीक है, रक्त का थक्का जमना, कैसे जमता है रक्त का थक्का? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, तो क्या होता है जैसे आपने देखा होगा कि जैसे हमारा हाथ कट जाता है कहीं से, तो एकदम से खून निकलना शुरू हो जाता है। हम क्या करते हैं, जैसे ही खून निकलता है हम उसे दबा देते हैं ऐसे। हमेशा आपने ये देखा होगा। तो हम उसे 4 दिन तक या 5 दिन तक तो दबा के नहीं रखते, 2-4 मिनट 10 मिनट तक दबा के रखते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो खून जो निकलता है तेज़ी के साथ वो बंद हो जाता है, खून निकलना बंद हो जाता है और जो खून होता है वो गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो गाढ़ा होने के बाद हम जब हाथ हटा लेंगे वहाँ से खून निकलना बंद हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होता है, 2-4 दिन के बाद एक पपड़ी टाइप की जम जाती है। ठीक है, जहाँ से हाथ कटा होगा वहाँ पे एक पपड़ी जम जाती है। उसे ही क्या बोलते हैं? उसे ही बोलते हैं रक्त का थक्का जमना। अब ये रक्त का थक्का किस प्रकार जमता है? ठीक है, तो ये देखेंगे हम। सबसे पहले देखेंगे कि इसके जो रक्त, पहले ये नोट डाउन करते चलेंगे। पहले सबसे पहले लिख लेंगे कि इसके 4 स्टेप होते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया। ये जो समय लेता है ना, जो ब्लड गाढ़ा होने में समय लेता है वो 4 मिनट का समय लेता है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि रक्त जब हवा लग जाती है, वायु के संपर्क में आ जाता है, हाथ कटने के बाद जब रक्त पे हवा लगती है, ब्लड पे हवा लगती है, तो वो उसके 4 मिनट बाद ही गाढ़ा हो जाता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि रक्त जमने में कितना समय लेता है? 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, मेरे साथ साथ नोट डाउन करते चलिए। ये तो हो गया कि इसमें समय कितना लगता है। ठीक है, अब
इसके 4 स्टेप होते हैं, किस प्रकार से ये जमना शुरू होता है और किस प्रकार से ये हमारे शरीर में काम करता है। अब सबसे पहले लिखेंगे कि जब ये कट जाता है तो क्या होता है कि उसे जो बोलते हैं, कटने वाला जो हिस्सा बोलते हैं, उसे बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट मैंने कल बताया था ना कि जो कार्पल्स में 3 भाग होते हैं, रेड ब्लड कार्पल्स, वाइट ब्लड कार्पल्स और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को ही टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट, और हिंदी में बोलते हैं बिंबाणु। तो क्या होता है, जब वो कटता है बिंबाणु तो वो वायु के संपर्क में आ जाता है, और वायु के संपर्क में आने के बाद उसे क्या कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइट को जब वायु के संपर्क में आ जाता है तो वो थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, जब प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट या बिंबाणु कट जाता है, यहाँ से हाथ कटता है और हवा उस पर लग जाती है, वायु के संपर्क में आ जाता है, तो क्या होता है कि वह थ्रोम्बोप्लास्टिन में चेंज हो जाता है। तो सबसे पहला दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, मार्कर दूसरा ले लेती हूँ मैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट मैंने कल बताया था ना आपको इन तीनों के बारे में। थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट्स भी लिख देते हैं, ऐसे ही याद रखेंगे। प्लेटलेट्स वायु के संपर्क में आने के बाद, वायु के संपर्क में आने के बाद क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाता है। संपर्क में आने के बाद क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन में चेंज हो जाता है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट तो सबसे मेन तो हो गया कि जो रक्त का थक्का जमता है उसमें कितना समय लगता है, उसमें 4 मिनट का समय लगता है। दूसरा हो गया कि जब कटने के बाद, जैसे ही कटता है ये हाथ यहाँ से, तो वो जो थ्रोम्बोसाइट होता है, जो वाला भाग कटता है ना ऊपर वाला, उसे थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट्स बोलते हैं। जैसे ही वो हवा के संपर्क में आता है, वायु के संपर्क में आता है, तो वो थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाता है। ठीक है, अब थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, जब कटने के बाद ये शरीर में जाता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन कटने के बाद शरीर में जाकर कैल्शियम में मिल जाता है। ठीक है, और कैल्शियम में मिलने के बाद जो प्रोथ्रोम्बिन होता है, मैंने कल आपको बताया था ना कि इसमें प्लाज्मा में 2 प्रोटीन होते हैं, एक प्रोथ्रोम्बिन और एक होता है फाइब्रोनोजन। ठीक है, जो जब थ्रोम्बोसाइन शरीर में कैल्शियम के साथ मिल जाता, शरीर में जाने के बाद कैल्शियम के साथ मिल जाता है, कैल्शियम से मिल जाता है, तो उसके बाद प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव करता है। जैसे शरीर के अंदर प्रवेश करेगा तो जो प्रोथ्रोम्बिन होता है वो उस वक्त सोई हुई अवस्था में रहता है। ठीक है, जैसे ही हाथ यहाँ से कटता है, फटाफट से जैसे कटा हाथ, उसके बाद क्या होता है, वो वायु के संपर्क में आता है, उसके बाद वो थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाता है। जैसे वो शरीर में प्रवेश करेगा थ्रोम्बोप्लास्टिन बनने के बाद, तो वो कैल्शियम से मिल जाता है। जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो क्या करता है, उसके बाद प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव करता है। कैल्शियम से मिलने के बाद कैल्शियम से बोलता है चलो चलो उठो, हाथ कट गया है, प्रोथ्रोम्बिन को उठाते हैं, एक्टिव करते हैं ठीक करने के लिए। लेकिन जब ये प्रोथ्रोम्बिन सोई हुई अवस्था में होता है तो इसे प्रोथ्रोम्बिन बोलते हैं, लेकिन जब ये उठ जाता है, एक्टिव हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, थ्रोम्बिन बोलते हैं। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे कि जो थ्रोम्बोप्लास्टिन शरीर में जाकर कैल्शियम के साथ मिल जाता है और प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव करता है, तो एक्टिव होने के बाद प्रोथ्रोम्बिन क्या कहलाता है, थ्रोम्बिन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, मार्कर नहीं चल रहे आज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि थ्रोम्बोसाइट जब शरीर में जाकर किससे मिलता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोसाइट नहीं, थ्रोम्बोप्लास्टिन जब शरीर में जाता है तो किस में मिलता है, कैल्शियम से मिल जाता है। ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन शरीर में जाकर
कैल्शियम को सी से कर देती हूँ डिफाइन, लिख देती हूँ ऐसे, कैल्शियम से मिल जाता है और क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव करता है, क्योंकि उस वक्त प्रोथ्रोम्बिन सोई हुई अवस्था में रहता है। जब वो सोई हुई अवस्था में रहता है तो उसे बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन, और जब वो उठ जाता है तो एक्टिव हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, थ्रोम्बिन। कैल्शियम से मिल जाता है और प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव करता है। और क्या करता है, मैंने कल आपको बताया था प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजेन के बारे में बताया था ना, कि ये प्लाज्मा वाला जो भाग होता है, जो ब्लड का 60% वाला भाग होता है प्लाज्मा, और 40% होता है कार्पल्स रुधिराणु। तो जो प्लाज्मा वाला भाग होता है उसमें मैंने 2 बताए थे ना, प्रोटीन फाइब्रोनोजेन और ये प्रोथ्रोम्बिन। तो जो ये प्रोथ्रोम्बिन होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन शरीर में कैल्शियम से मिल जाता है और क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव करता है, प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव करता है, सक्रिय करता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये जो प्रोथ्रोम्बिन है ये सोई हुई अवस्था में तो प्रोथ्रोम्बिन कहलाएगा, लेकिन एक्टिव होने के बाद क्या कहलाता है, ये थ्रोम्बिन बन जाता है। एक्टिव होने के बाद क्या होता है, थ्रोम्बिन बन जाता है। इसे भी नोट डाउन करते चलेंगे क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है। एक्टिव होने के बाद क्या होता है, थ्रोम्बिन में चेंज हो जाता है। ठीक है, थ्रोम्बिन में चेंज हो जाता है। ठीक है, स्पेलिंग्स भी लिख देती हूँ मैं अगर आपको स्पेलिंग लिखनी है। प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, ये थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड स्टेप, मतलब सेकंड स्टेप। ये तो एक पॉइंट हो गया कि रक्त के जमने में कितना समय लगता है, 4 मिनट का। लेकिन इसके कितने स्टेप होते हैं, किस तरह ये कार्य करता है जमने के लिए, रक्त का थक्का बनने के लिए। तो सबसे पहला स्टेप तो क्या होगा कि जो प्लेटलेट्स होती है, जैसे ही हाथ कटता है तो प्लेटलेट्स क्या करती है, ये इसमें वायु के संपर्क में आती है। जैसे ही हवा लगती है तो क्या होता है, हवा लगने के बाद ये गाड़ी हो, जैसे ब्लड निकलता है हाथ पे, तो वो तुरंत 4 मिनट के बाद गाढ़ा हो जाता है ना। तो वो गाढ़ा होने के बाद क्या बन जाता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाता है। जब वो थ्रोम्बोप्लास्टिन शरीर में प्रवेश करता है तो वो कैल्शियम से मिलता है, हमारे शरीर के अंदर जाके क्या करता है, कैल्शियम से मिलता है। उसके बाद क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव करने का कार्य करता है कि हाथ कट गया है, उसे संदेश देता है, मैसेज देता है। अब प्रोथ्रोम्बिन जब सोई हुई अवस्था में रहता है तो वो प्रोथ्रोम्बिन कहलाता है, लेकिन जब वो उड़ जाता है, एक्टिव हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, थ्रोम्बिन कहते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट स्टेप हो गया, इसे नोट डाउन करते चलिए। फिर थर्ड स्टेप क्या है कि थ्रोम्बिन शरीर में जाकर क्या करता है, फाइब्रोनोजेन को एक्टिव करता है। जो मैंने बताया था कल कि जो 2 वो प्रोटीन होते हैं प्लाज्मा में, ये जो होता है थ्रोम्बिन, अब ये प्रोथ्रोम्बिन से एक्टिव होने के बाद बन चुका है थ्रोम्बिन। और जब ये थ्रोम्बिन शरीर में जाता है, प्रवेश करता है, तो क्या बन जाता है, ये बन जाता है फाइब्रोनोजेन। और ये फाइब्रोनोजेन को जैसे थ्रोम्बोप्लास्टिन ने प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव किया था, तो वो एक्टिव होने के बाद क्या बना था, थ्रोम्बिन बना था। अब ये जो है थ्रोम्बिन, अब ये थ्रोम्बिन फाइब्रोनोजेन को एक्टिव करेगा और वो एक्टिव होने के बाद क्या बन जाएगा, फाइब्रिन बन जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, 4th पॉइंट लिखेंगे कि थ्रोम्बिन शरीर में प्रवेश करने के बाद या शरीर में जाकर किसे एक्टिव करता है, शरीर में जाकर फाइब्रोनोजेन को एक्टिव करता है। ठीक है, फाइब्रोनोजेन को क्या करता है, एक्टिव करता है। और जब फाइब्रोनोजेन एक्टिव हो जाता है तो वो किस में चेंज हो जाता है, फाइब्रिन में। जैसे
प्रोथ्रोम्बिन ये थ्रोम्बोप्लास्टिन शरीर में प्रवेश करने के बाद क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव करता है। एक्टिव होने के बाद वो किस में चेंज हो जाता है, थ्रोम्बिन में। उसी प्रकार उसके आगे की जो स्टेप होता है वो क्या होता है, अब थ्रोम्बिन बन गया। अब थ्रोम्बिन शरीर में प्रवेश करेगा, वो क्या करेगा, फाइब्रोनोजेन को एक्टिव करता है। और फाइब्रोनोजेन उठने के बाद, एक्टिव होने के बाद किस में चेंज हो जाता है, फाइब्रिन में। और तो ये किस में चेंज हो जाता है, फाइब्रिन में चेंज हो जाता है। ठीक है, चेंज हो जाता है, नोट डाउन करिए। अब ये 3 स्टेप हो गए, पहला स्टेप ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसे। अब जो ये फाइब्रिन होती है, ये कैसी संरचना होती है, ये होती है जालीनुमा संरचना, इस प्रकार की। ये जो फाइब्रिन है ये होती है जालीनुमा संरचना। अब जब किसी चीज़ पे आप जाली लगा देंगे, जब आप किसी चीज़ के ऊपर, ये इसके ऊपर आ जाती है जाली लगा, तो उसमें से क्या होगा, चीज़ें निकलने बंद हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होता है, जब ये जाली लग जाती है तो ये प्लेट, ये रुधिराणु को, कार्पल्स को अंदर आने से रोकती है। ठीक है, जो लिक्विड भाग होता है प्लाज्मा का, उसमें मैंने बताया था कि उसमें तो होते हैं फाइब्रोनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, लेकिन जो कार्पल्स होते हैं 40% वाला जो भाग होता है, उसमें क्या होती है, रेड WBC, RBC और प्लेटलेट्स। और जब ये जाली वाली रचना बन जाती है यहाँ पे फाइब्रिन में चेंज होने के बाद, तो ये उन चीज़ों को अंदर आने में रोकती है। किसे, WBC हो, RBC हो या प्लेटलेट्स हो। और जब ये उसे अंदर नहीं आने देगी तो क्या हो जाता है, वो गाढ़ा हो जाता है वहाँ से। और गाढ़ा होने के बाद क्या होता है, रक्त का थक्का जम जाता है। ठीक है, ये 4 स्टेप हो गए। 4th स्टेप भी लिखेंगे, ये 3 स्टेप हो गए ना। 4th यहाँ पे नोट डाउन करते हैं कि फाइब्रिन क्या करता है, जब फाइब्रिन उसमें जहाँ से कटा हुआ है, जहाँ से हाथ हमारा कटा हुआ है, जब वहाँ पे फाइब्रिन लग जाएगा तो एक जालीनुमा संरचना होती है। जब वहाँ पे लग जाएगा तो वो अंदर RBC, WBC और प्लेटलेट्स को अंदर नहीं आने देगा। उसके बाद क्या होगा कि वहाँ से जो वो होगा, वो ब्लड होगा, वो गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। और उसी गाढ़ा होने के बाद उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रक्त का थक्का जमना कहते हैं, या क्लॉटिंग ऑफ ब्लड कहते हैं। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि फाइब्रिन जालीनुमा रचना होती है, जालीनुमा रचना होती है। और क्या करती है, ये WBC को और RBC या कुछ भी तीनों चीज़, प्लेटलेट्स, WBC, RBC और प्लेटलेट्स, P से कर देती हूँ मैं। ठीक है, इन तीनों को अंदर आने से रोकती है, तीनों को अंदर आने से रोक देती है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, जब ये अंदर नहीं जाएगी तो वो ब्लड होता है, वो गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और रक्त का थक्का जम जाता है। तो आया समझ में कि रक्त का थक्का जमना कैसे होता है। 4 स्टेप से रक्त का थक्का जमता है। अगर हम इजी लैंग्वेज में बोले तो जैसे हाथ कटता है, हाथ कटने के बाद 4 मिनट बाद ब्लड रुक जाता है। रुकने के बाद क्या होता है कि उस पर एक पपड़ी जम जाती है। उसी सारी प्रक्रिया को, उसी सारे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ब्लड का थक्का जमना बोलते हैं, रक्त का थक्का जमना बोलते हैं। लेकिन वो किन 4 स्टेप में जाके बनता है, इन 4 स्टेप में। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जब कटता है हाथ, एकदम से प्लेटलेट्स करती है, बिंबाणु करते हैं, तो क्या होता है, वो वायु के संपर्क में आ जाता है। वायु के संपर्क में आने के बाद वो किस में चेंज हो जाता है, वो हो जाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन में चेंज होता है। जब थ्रोम्बोप्लास्टिन में चेंज होने के बाद वो शरीर के अंदर प्रवेश करता है और कैल्शियम के साथ मिलता है, तो वो किस में चेंज होता है, किसे एक्टिव करता है, प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव करता है। उसे बोलता है उठो उठो जल्दी एक्टिव होने के लिए। ठीक है, अब वो एक्टिव होने के बाद क्या करता है, वो थ्रोम्बिन में चेंज हो, जब वो सोई हुई अवस्था में होता है तो वो प्रोथ्रोम्बिन होता है। जब वो एक्टिव हो जाता है तो उसके बाद उसे क्या कहा जाता है, थ्रोम्बिन कहा जाता है। अब थ्रोम्बिन क्या करता है, अब थ्रोम्बिन आगे बढ़ेगा, प्रक्रिया तो होगी ना स्टेप बाय स्टेप। ये जब ये शरीर में गया, इसके बाद ये गया, इसके बाद ये गया। अब ये जो थ्रोम्बिन है ये किसे एक्टिव करता है, ये फाइब्रोनोजेन को एक्टिव करता है शरीर में जाने के बाद। जब ये फाइब्रोनोजेन को एक्टिव करता है तो वो
एक्टिव होने के बाद, सक्रिय होने के बाद किस में चेंज हो जाता है, वो हो जाता है फाइब्रिन में चेंज। अब फाइब्रिन में चेंज होने के बाद क्या होता है कि फाइब्रिन होती है एक जालीनुमा रचना, वो आरबीसी, ब्लड, डब्ल्यूबीसी, इन सारी चीज़ों को अंदर नहीं आने देती। मतलब उस जालीनुमा रचना में से कैसे अंदर जाएंगे वो, तो उसमें वो गाढ़ा होने लगता है। तो गाढ़ा होने के बाद क्या होता है, ब्लड गाढ़ा होने के बाद रक्त का थक्का जम जाता है, ठीक है, और कुछ दिन बाद उस पर पपड़ी आ जाती है। तो इसी प्रकार ये प्रक्रिया पूरी होती है, इसे ही कहते हैं रक्त का थक्का जमना। ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया पूरा। अब मैंने आपको कल WBC, आप इसे नोट डाउन कीजिए, तब तक मैं मार्कर चेंज कर लेती हूँ क्योंकि ये मार्कर कोई भी अच्छा नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ये मैंने पढ़ाया, ये मैंने बता दिया आपको रक्त का थक्का जमना। इसके बाद मैंने जब कल पढ़ाया था WBC, RBC और प्लेटलेट्स, इन तीनों को आज अच्छे से डिटेल में डिफाइन करेंगे क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए। कल मैंने आपको कितना बताया था कि जो प्लाज्मा का, जो रक्त के दो भाग होते हैं उसमें 60% वाला भाग होता है वो प्लाज्मा होता है। उसमें दो प्रोटीन पाए जाते हैं विशेष प्रकार के, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजिन। और जो 40% वाला भाग होता है वो क्या होता है, वो होता है कार्पल्स या रुधिराणु। रुधिराणु के अंदर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती है वो होती है WBC, RBC और प्लेटलेट्स। तो आज इन तीनों को ऐसे मैं साफ़ कर देती हूँ, एक बार अलग अलग डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, यहाँ से करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे RBC, यहाँ से करते हैं आगे। ठीक है, RBC के बारे में मैंने आपको बताया था। RBC में पॉइंट टू पॉइंट लिखते हुए चलेंगे। इन्हें क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स, कार्पल्स लिख लेते, कार्पल्स। तो ये साफ नहीं होता अच्छे से। ठीक है, इन्हें हिंदी में बोलते हैं लाल रुधिर कणिकाएं। ठीक है, और इसे मैंने बताया था कि इसे टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं इसे एरिथ्रोसाइट। ठीक है, WBC को बोलते हैं ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को बोलते हैं हिंदी में बिंबाणु। ठीक है, तो अब RBC को क्या बोलते हैं, इसका टेक्निकल नाम भी लिख लेते हैं, एरिथ्रोसाइट। ये इसका जीवन काल और इसकी संख्या मैंने आपको कल बता दी थी, लेकिन आज भी नोट डाउन करते चलेंगे क्योंकि ये डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कि इनकी संख्या कितनी होती है, आप पॉइंट टू पॉइंट लिखते रहना कि इनकी संख्या होती है 50 लाख। ठीक है, ये जो कार्पल्स का, जो रुधिराणु का जो भाग होता है उसमें 95% जो भाग होता है वो किसका होता है, RBC का होता है। ठीक है, जब ये 50 लाख होगी, WBC 10,000 होगी और प्लेटलेट्स 2 लाख होगी, तो हो गया ना ये 95% भाग। तो ये कार्पल्स का कौन सा, कितना भाग होता है, 95% भाग होता है। यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, आप इसे पॉइंट बना के लिखेंगे कि ये कार्पल्स रुधिराणु का 95% भाग होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड क्या लिखेंगे, जीवन काल। इनका जीवन काल कितना होता है, RBC का जीवन काल होता है 120 दिन का। ठीक है, जीवन काल कितना होता है, 120 दिन का। इनका आकार कैसा होता है। ठीक है, अब लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट कि इसका आकार कैसा होता है। इसका आकार होता है गोल और ये बीच में से होती है चपटी। ठीक है, तो इनका आकार कैसा होता है, गोल होता है।
ठीक है, आप ये सारी चीज़ें नोट डाउन करते रहिए मेरे साथ साथ, क्योंकि फिर मैं इसे मिटाने के बाद दूसरे वाला लिखूंगी, तो इसे नोट डाउन कीजिए। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो रेड ब्लड सेल्स होती है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, केंद्रक नहीं होता, और क्या नहीं होता, लाइसोसोम नहीं होता। तो जब इसमें लाइसोसोम नहीं होगा, लाइसोसोम क्या करता है, जो मरी हुई सेल्स होती हैं उन्हें सड़ाने का, गलाने का कार्य करता है, सफाई का कार्य करता है। लेकिन आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता, तो जब आरबीसी मर जाएगी तो वो कहाँ पे जाएगी फिर, जब उन्हें सड़ाने के लिए लाइसोसोम ही नहीं है तो उसे मरने के बाद वो क्या करेगी। तो मैंने कल बताया था ना, कल की क्लास में, कि स्प्लीन को, प्लीहा को, तिल्ली को, तिल्ली बोलते हैं उसे आरबीसी का कब्रिस्तान बोला जाता है। तो आरबीसी मरने के बाद कहाँ पे जाती है, कहाँ पे इकट्ठा हो जाती है, प्लीहा में, स्प्लीन में इकट्ठा हो जाती है। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे कि इसमें लाइसोसोम नहीं होता। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि किसमें लाइसोसोम नहीं होता और ऑप्शन आ जाए WBC, RBC और प्लेटलेट्स, तो आप आंसर क्या लगाओगे, RBC। ठीक है, इसमें लाइसोसोम नहीं होता। और क्या नहीं होता इसमें, और इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, केंद्रक नहीं होता। जब इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, केंद्रक नहीं होता, तो इससे हम DNA या RNA की जांच नहीं करा सकते, क्योंकि वो तो किसके अंदर उपस्थित होते हैं, DNA और RNA, वो तो केंद्रक के अंदर उपस्थित होते हैं। तो हम RBC से DNA जांच नहीं करा सकते। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, RBC में न्यूक्लियस या केंद्रक नहीं होता। ठीक है, इसे भी आप पॉइंट में लिखेंगे कि ये रुधिराणु का 95% भाग होता है, लिख लेना आप लोग। ठीक है, अब क्या होता है, अब नेक्स्ट टॉपिक कि आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, अब इसमें लिखेंगे एनीमिया। एनीमिया होता है, इसे हिंदी में बोलते हैं रक्त अल्पता। रक्त अल्पता कैसे होता है, अब ये देखेंगे। पहले इसका नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए कि आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग होता है। एनीमिया को हिंदी में बोलते हैं रक्त अल्पता, अर्थात खून की कमी। रक्त अल्प आ रहा है ना, अल्प मतलब कम, रोग होता है। ठीक है, अब ये अल्पता रोग, रक्त अल्पता रोग कैसे होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो ब्लड में आरबीसी होती है, आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन होता है। और अगर आयरन की कमी हो जाए, मान लीजिए ये है आरबीसी, आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है, आयरन। मान लीजिए आयरन की कमी हो गई, आयरन की कमी हो गई तो हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। हीमोग्लोबिन की कमी हो गई तो आरबीसी कम हो जाएगी। तो आरबीसी कम होने के बाद क्या होगा, ब्लड कम हो जाएगा। तो ब्लड कम होने से ही क्या बनता है, ब्लड की कमी होने से ये रक्त अल्पता रोग बनता है। ठीक है, तो समझ में आया आपको कि ये रक्त अल्पता रोग कैसे बनता है। जब आयरन की कमी होती है तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, घट जाता है। जब आयरन घटेगा तो हीमोग्लोबिन भी घटेगा। जब हीमोग्लोबिन घटेगा तो आरबीसी भी घटेगी। जब आरबीसी घटेगी तो रक्त भी घटेगा, रक्त की कमी हो जाएगी। तो कौन सा रोग हो जाएगा, एनीमिया रोग हो जाएगा, रक्त अल्पता रोग हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कीजिए इसे अच्छे से। ठीक है, अगर आरबीसी आपके शरीर में पूरी मात्रा में है, पूरी मात्रा कितनी होती है इसकी, आरबीसी की, मैंने बताया था कि आरबीसी की संख्या होती है 50 लाख।
अगर ये 50 लाख की मात्रा में आपके शरीर में उपस्थित है तो ये आपको सुस्त नहीं होने देगी, आपके शरीर में आलस नहीं आने देगी। तो आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है हमारे शरीर में? ये हमारे शरीर में फुर्ती ला के रखती है। ये हम अगर इसकी मात्रा पूरी हो, अगर 50 लाख की जो मात्रा होती है आरबीसी की, अगर वो हमारे शरीर में कंप्लीट होती है तो ये हमारे शरीर को सुस्त नहीं होने देती, एकदम एक्टिव रखती है। ठीक है, जिसके शरीर में आरबीसी की कमी हो जाती है वो एकदम से ऐसे गिरा हुआ रहता है। कुछ बच्चे बोलते हैं ना कि हम पढ़ते हैं 1 घंटा 2 घंटा थक जाते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है? आरबीसी की कमी होती है, इसलिए वो जल्दी थक जाते हैं। अगर आरबीसी की मात्रा शरीर के अंदर पूरी हो तो व्यक्ति थकता नहीं है, एक्टिव रहता है। ठीक है, तो ये हो गई आरबीसी। अब इसे मैंने एक बार फिर से डिफ़ाइन कर देती हूँ कि जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स होती है, वो क्या करती है? उसकी जो संख्या होती है वो 50 लाख होती है और वो कार्पल्स का, रुधिराणु का 95% भाग होता है। इनका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन में ये मर जाती है। ठीक है, 120 दिन में बाद मरने के बाद ये कहाँ पे जाती है? स्प्लीन में जाती है। स्प्लीन यानी प्लीहा में, इसीलिए स्प्लीन को क्या बोला जाता है? कब्रिस्तान बोला जाता है आरबीसी का। इनका आकार कैसा होता है? गोल होता है। इसमें लाइसोसोम नहीं होता, इसमें केंद्रक नहीं होता और इसकी कमी से क्या होता है? एनीमिया रोग हो जाता है, रक्त अल्पता रोग हो जाता है। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? नेक्स्ट टॉपिक डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या होती है? यहीं पे लिख लेते हैं। डब्ल्यूबीसी और इनका जो ये रेड ब्लड जो कार्पल्स होती है, इनका कलर रेड क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। ये पॉइंट भी इसमें नोट डाउन करके लिख लीजिए। इनका जो रंग होता है वो हीमोग्लोबिन को Hb से करते हैं प्रदर्शित। Hb हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। ठीक है, और जो वाइट ब्लड सेल्स होती है, कार्पल्स होती है, उसमें क्या होता है? उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता। इसे बोलते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता, इसीलिए इनका रंग कैसा होता है? वाइट होता है। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट। अब क्या लिखेंगे कि क्या इसमें केंद्रक पाया जाता है? नहीं पाया जाता, तो सेकंड पॉइंट लिखेंगे कि इसमें केंद्रक पाया जाता है। इसमें केंद्रक होता है। ठीक है, तो इससे हम डीएनए जांच करा सकते हैं क्योंकि इसमें केंद्रक है और केंद्रक के अंदर ही डीएनए और आरएनए उपस्थित रहते हैं। ठीक है, लेकिन आरबीसी से डीएनए जांच नहीं हो सकती। ये सेकंड पॉइंट हो गया। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या होता है कि इसमें जो डब्ल्यूबीसी होती है वो हमारे शरीर में क्या करती है? हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या होता है? रोगों से रक्षा करना। जो हमारे शरीर में रोग होते हैं, बीमारी होती है, उनसे रक्षा करने का कार्य किसका होता है? डब्ल्यूबीसी का होता है। नंबर 3 लिखेंगे, इनका कार्य क्या होता है? शरीर में रोगों से रक्षा करना होता है। शरीर में रोगों से रक्षा करना। तो ये कैसे करते हैं रक्षा? अब ये देखेंगे। ठीक है, तो 3 प्रकार होते हैं इसके डब्ल्यूबीसी के 3 प्रकार होते हैं। कैसे होते हैं? सबसे पहला होता है एंटीबॉडी। जैसे शरीर में कोई रोग हो जाता है तो सबसे पहले किसे पता चलता है? एंटीबॉडी को पता चलता है कि हमारे शरीर में जो रोग है वो प्रवेश कर चुका है। एंटीबॉडी क्या करता है?
लिम्फोसाइट सेकंड क्या होता है, सेकंड प्रकार होता है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट को मैसेज देता है कि रोग शरीर के अंदर प्रवेश कर चुका है। लिम्फोसाइट क्या करता है, लिम्फोसाइट उस रोग को, उस बीमारी को मारने का, जीवाणु को, कीटाणु को मारने का क्या करता है, कार्य करता है, उसे मार देता है लिम्फोसाइट। जब उसे मारने के बाद क्या होता है, जब वो मर जाएगा लिम्फोसाइट, तो उसे मरने के बाद उसकी लाश है, उसे भी तो खाने वाला चाहिए ना कोई ना कोई, तो उसे खाने का, उसे भक्षण करने का कार्य कौन करता है, मोनोसाइट। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसके 3 प्रकार हैं। ये 3 प्रकार से रोगों से रक्षा करता है हमारे शरीर की। सबसे पहले क्या करता है, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी, ठीक है। एंटीबॉडी का कार्य क्या होता है, एंटीबॉडी का कार्य होता है ये पता लगाना कि शरीर में रोग प्रवेश कर चुका है, ठीक है, रोग प्रवेश कर चुका है। इसके बाद एंटीबॉडी किसे मैसेज देती है, किसे बताती है कि शरीर में रोग प्रवेश कर चुका है, लिम्फोसाइट को। दूसरा प्रकार क्या होता है, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का कार्य क्या होता है, लिम्फोसाइट रोग को मारने का कार्य करता है, कीटाणु को, जीवाणु को जो हमारे शरीर में प्रवेश करता है उससे लड़ाई करके उसे मारने का, उसे ख़त्म करने का प्रयास कौन करता है, मारता है, प्रयास नहीं करता, मारता ही है। उसे मारने का कार्य कौन करता है, लिम्फोसाइट करता है, ठीक है, लिम्फोसाइट। अब मारने के बाद उसका जो कीटाणु होते हैं उनका भक्षण कौन करता है, उन्हें खाता कौन है, उन्हें खाता है मोनोसाइट। और मोनोसाइट सबसे बड़ा भाग होता है। तीसरा भाग कौन सा होता है, मोनोसाइट। ये क्या करता है, मोनोसाइट। अब इनके तीनों की भी लिख लेते हैं। लिम्फोसाइट क्या करता है, कीटाणु को मारने का कार्य करता है, कीटाणु को मारने का कार्य, ठीक है। आप लिखते रहिए, पूरा पॉइंट बना के लिखिए। मारने का कार्य कौन करता है, लिम्फोसाइट। एंटीबॉडी क्या करता है, संदेश देता है कि बीमारी शरीर में प्रवेश कर चुकी है, ठीक है, मैसेज देता है लिम्फोसाइट को। और लिम्फोसाइट कीटाणु को मार देता है। मारने के बाद मोनोसाइट क्या करता है, मोनोसाइट भक्षण करता है, उसे खाने का कार्य करता है। कीटाणु को का भक्षण करने का कार्य कौन करता है, मोनोसाइट करता है, भक्षण करता है। इसे नोट डाउन कीजिए आप लोग, WBC को, ठीक है। मैं यहीं पे खड़ी खड़ी तब तक इसका रिवीजन करा देती हूँ कि जो एंटीबॉडी होता है वो क्या करता है, शरीर में रोगों से रक्षा करने का कार्य करता है, पहचान करने का कार्य करता है। ये जो होता है ना एंटीबॉडी, ये पहचान करता है कि शरीर में रोग प्रवेश कर चुका है। फिर ये लिम्फोसाइट को संदेश देता है कि शरीर में रोग प्रवेश कर चुका है। इसे पता चल जाता है कि शरीर के अंदर कीटाणु आ चुके हैं। ये लिम्फोसाइट को संदेश देता है। लिम्फोसाइट कीटाणु को मारने का कार्य करता है। जो मोनोसाइट, फिर उसके बाद मारने के बाद भक्षण करने का कार्य कौन करता है, वो करता है मोनोसाइट, ठीक है। तो ये हो जाता है WBC। ठीक है, हो गया। तो एक रोग होता है HIV, आपने सुना ही होगा, एड्स। HIV में इतना घातक रोग होता है HIV कि जैसे मैंने यहाँ पे बताया ना कि लिम्फोसाइट क्या करता है, जो कीटाणु शरीर में प्रवेश कर जाते हैं उसे मारने का कार्य करता है। लेकिन HIV क्या होता है, HIV जो होता है वो लिम्फोसाइट को ही मार देता है। इतना घातक रोग होता है वो इसे ही मार देता है, लिम्फोसाइट को। तो फिर रक्षा उसे, वो तो शरीर में फैलेगा ही। जब ये लिम्फोसाइट को ही मार देगा HIV, तो फिर शरीर में बीमारी बढ़ जाएगी। इसीलिए HIV एड्स का क्या बोलते हैं कि इलाज नहीं है। इसीलिए HIV बहुत खतरनाक बीमारी है जो शरीर में प्रवेश करने के बाद क्या करती है, लिम्फोसाइट को ही मार देती है, ठीक है। अब तीसरा क्या रह गया, प्लेटलेट्स। यहाँ पे यहीं पे लिख देती हूँ मैं, ये तो छोटा ही टॉपिक है। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट।
इसे हिंदी में बोलते हैं बिंबाणु। ठीक है, अब बिंबाणु का आकार कैसा होता है? बिंबाणु का आकार होता है उत्तल लेंस की तरह। उत्तल लेंस कैसा होता है? ऐसे, ये होता है उत्तल लेंस का आकार। तो इसका प्लेटलेट्स का जो आकार होगा वो कैसा होगा? उत्तल लेंस के जैसा आकार, उत्तल लेंस के जैसा होता है। ये तो हो गया। अब ये देखेंगे कि इसमें केंद्रक पाया जाता है, नहीं पाया जाता। ठीक है, तो इसमें भी प्लेटलेट्स में भी केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे? ये इसमें प्लेटलेट्स में थ्रोम्बोसाइट में भी केंद्रक नहीं होता। पहला पॉइंट क्या है कि इसका आकार कैसा होता है? उत्तल लेंस के जैसा होता है, ऐसा जो मैंने बना के दिखाया। अब सेकंड पॉइंट लिखेंगे, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक है, और थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे? ये क्या करता है? प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है? हमारे शरीर में शक्ति प्रदान करना। ये क्या करता है? शरीर को शक्ति प्रदान करने का कार्य करता है। तो थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे? ये शरीर को शक्ति प्रदान करता है। और इसकी संख्या कितनी होती है? 2 लाख होती है। और इसका जीवन काल कितना होता है? 7 दिन होता है। ठीक है, शक्ति प्रदान करता है। इसका जीवन काल कितना होता है? 7 दिन का होता है। 7 दिन के बाद ये मर जाती है। और इसकी संख्या कितनी होती है? संख्या होती है 2 लाख। जब ये 2 लाख से कम हो जाती है, ज़्यादातर प्लेट्स कौन से रोग में गिरती है? डेंगू में। ठीक है, जब डेंगू हो जाता है तो प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा हो जाती है, 10,000, 12,000, 15,000 इतनी कम हो जाती है। तो उसमें डेंगू में आप सभी को पता है हम कौन कौन सी चीज़ें लेती है। सबसे ज़्यादा लाभदायक क्या होता है उसमें? एलोवेरा, गिलोय, बकरी का दूध सबसे ज़्यादा प्लेटलेट्स को बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, तो प्लेटलेट्स का क्या है कि इसका जो आकार होता है वो उत्तल लेंस जैसा होता है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। ये क्या करती है? शरीर को शक्ति प्रदान करती है। ठीक है, और इसका जीवन काल कितना होता है? 7 दिन का होता है। और संख्या होती है 2 लाख। अगर 2 लाख से कम हो जाती है तो शरीर के लिए खतरनाक होती है। ठीक है, अब एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। रेड ब्लड सेल्स का कार्य क्या होता है? ये इनकी संख्या कितनी होती है? 50 लाख होती है। इनका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। आकार गोल होता है और इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता, इसलिए ये स्प्लीन में जाकर इकट्ठा हो जाती है मरने के बाद। इसीलिए स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान बोला जाता है। आरबीसी में केंद्रक भी नहीं होता, इसलिए आरबीसी से डीएनए जांच नहीं हो सकती। आरबीसी की कमी से क्या होता है? एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कैसा होता है। इनका रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। डब्ल्यूबीसी क्या होती है कि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता, इसीलिए ये वाइट होती है, इनका रंग नहीं होता। तो इनका कार्य क्या होता है? शरीर में रोगों से रक्षा करना होता है। इसके 3 प्रकार है। एंटीबॉडी क्या करता है? एंटीबॉडी को पता चल जाता है कि शरीर में रोग प्रवेश कर चुका है। ये हमारे शरीर में क्या करता है? रोगों की रक्षा करता है। रोगों की रक्षा करने के लिए क्या करता है? ये लिम्फोसाइट को मैसेज देता है। लिम्फोसाइट क्या करता है? कीटाणु को जो कीटाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर चुके होते हैं उन्हें मारने का कार्य कौन करता है? लिम्फोसाइट करता है। जब वो मर जाते हैं तो उन्हें खाने का कार्य कौन करता है? मोनोसाइट करता है। ठीक है, ये डब्ल्यूबीसी हो गया। प्लेटलेट्स क्या होता है? प्लेटलेट्स को हिंदी में बिंबाणु बोलते हैं, टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। इनका आकार कैसा होता है? उत्तल लेंस जैसा होता है। ये इसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता, इसलिए प्लेटलेट्स से भी डीएनए जांच नहीं हो सकती। और क्या होता है? ये शरीर को क्या करती है? शक्ति प्रदान करती है। इनका जीवन काल 7 दिन का होता है और इनकी संख्या 2 लाख होती है। जब ये 2 लाख से कम हो जाती है तो शरीर के लिए नुकसानदायक हो जाती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्लेटलेट्स किस में गिरती है? डेंगू में गिरती है। डेंगू में कौन कौन सी चीज़ें लाभदायक होती है प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए? बकरी का दूध, गिलोय और एलोवेरा जूस। ठीक है, तो ये मैंने आज आपको कंप्लीट करा दिया डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स और रक्त का थक्का जमना। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा
और जो मैंने कल की क्लास ली थी उस पहले आप वहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है, उसमें रक्त का कार्य क्या होता है, और फिर आज पढ़ा है हमने कि रक्त का थक्का जमना किसे कहते हैं, किस प्रकार से रक्त का थक्का जमता है, फिर जो ये WBC, RBC और प्लेटलेट्स होती हैं उनका कार्य क्या होता है। तो आज मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे, आगे की जो क्लास होगी वो कल होगी। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है तो कमेंट्स करना नहीं भूलेंगे, कमेंट्स करके बताएंगे, और अगर इसमें कुछ कमी नज़र आती है आपको तो आप वो कमी भी बताइए। ठीक है, आप मुझसे सीखेंगे, मैं आपसे सीखूंगी, यही होता है कि मैं अगर इसमें कुछ कमी है तो मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो आपको कमेंट करके बतानी है कि क्लास कैसी लगती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।